आपका अपने चैनल बैंकिंग पराशर में स्वागत है। प्रमोशन सीरीज के तीसरे वीडियो में मैं आपको पिछले वर्षों में आईबीपीएस द्वारा विभिन्न स्केल में पूछे गए मेमोरी पर आधारित प्रश्नोत्तर के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपके लिए डीआईसीजीसी, टैक्स सेवर स्कीम, एफडीआर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फ्रॉड तथा गार्निशी ऑर्डर से संबंधित प्रश्न लिए हैं जो कि अभी तक हमारे आईबीपीएस द्वारा पूछे गए हैं। यदि आप प्रमोशन में अपीयर हो रहे हैं तो इसे आप अंत तक अवश्य देखें ताकि जो भी प्रश्न इन संबंधित विषयों से पूछे गए हैं इसके बारे में आपको जानकारी हो जाए और जब यह प्रश्न आपको अपने एग्जाम में आए तो आप उसे तुरंत हल कर सकें। दोस्तों, यह वीडियो प्रमोशन सीरीज का तीसरा वीडियो है और मैं आगे भी इस वीडियो के साथ आपके पास आऊँगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, मिसिंग पर्सन डिक्लेयर डेड आफ्टर 7 ईयर्स एज पर विच सेक्शन? किस सेक्शन के तहत इसे किए जाते हैं? तो ये 108 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत इनको डिक्लेयर किए जाते हैं डेड। इसका मतलब है कि जब मिसिंग पर्सन के का हमारा कोई क्लेम आता है तो उसको 7 ईयर्स के बाद हम डेड डिक्लेयर कर सकते हैं और वो जिस दिन से एफआईआर रजिस्टर्ड होगा उसके 7 ईयर्स के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच टाइप ऑफ डिपॉजिट डज नॉट कवर अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन? मतलब डीआईसीजीसी के अंदर कौन से ऐसे डिपॉजिट हैं जो कवर्ड नहीं होते हैं? इसमें इंटर बैंक डिपॉजिट हमारे जो है उसमें कवर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआईसीजीसी इंश्योरेंस इज नॉट अवेलेबल टू द फॉलोइंग? मतलब जो भी डिपॉजिट 5 लाख से ऊपर के होते हैं उस पर कोई भी कवर, पहले ये 1 लाख का था जो कि अभी बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट प्रोवाइडेड बाय डीआईसीजीसी इज बॉर्न बाय? मतलब जो हम देते हैं डीआईसीजीसी को प्रीमियम, वो कौन देता है? तो ये बैंक देती है और ये 100% बैंक के द्वारा ही दिया जाता है। नेक्स्ट है, टू ऑथेंटिकेट ए डिजिटल सिग्नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग कीज आर यूज्ड? डिजिटल सिग्नेचर के तहत प्राइवेट की और पब्लिक की 2 की होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है, ए कंपनी रिक्वेस्ट टू क्रेडिट डिविडेंड टू इट्स यूज शेयर होल्डर द प्रोडक्ट विच मोस्ट सुटेबल इज ईसीएस क्रेडिट? मतलब डिविडेंड यदि क्रेडिट करना चाहता है, इसका मतलब क्या है कि यदि ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है और एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसमें ईसीएस डेबिट होगा। इसमें हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि यदि ज़्यादा डेबिट होगा तो ईसीएस डेबिट होता है, यदि वो ज़्यादा क्रेडिट होगा तो ईसीएस क्रेडिट के नाम से ये जाना जाता है। ये आपको याद रखना और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ए लेडी वांट टू ऐड नेम ऑफ हर डॉटर इन एफडी इन विच सी हैड रेस्ड लोन डिमांड लोन? उसने एफडीआर पे लोन ले रखा है और वो अपनी डॉटर का नाम ऐड करना चाहता है। वो तब तक नाम ऐड नहीं कर सकती है जब तक कि लोन एडजस्ट नहीं हो जाता है। लोन एडजस्ट करने के बाद वो कभी भी नाम ऐड कर सकती है, लेकिन लोन जब चल रहा है उस समय नहीं ऐड कर सकती। टैक्स सेवर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना है? 1,50,000। नेक्स्ट है, मेन फीचर ऑफ टैक्स सेवर डिपॉजिट ऑफ वेरियस बैंक इज मैच्योरिटी पीरियड नॉट लेस देन 5 ईयर्स एंड नो मोर प्री मैच्योर पेमेंट बिफोर 5 ईयर्स। मतलब 5 साल का कम से कम पीरियड होगा और 5 साल के पहले कोई भी प्री मैच्योर पेमेंट टैक्स सेवर स्कीम के तहत नहीं होगा। नेक्स्ट है, ए एंड बी हैज एफडीआर विद बैंक एंड सी एज ए नॉमिनी। आफ्टर समटाइम्स बी कम्स एंड रिक्वेस्ट टू ब्रांच मैनेजर टू सब्सटीट्यूट देयर नेम विथ सी एंड डी, हाउ विल यू हैंडल इट? मतलब ए और बी का एफडीआर है और सी उसमें नॉमिनी है। अब बी आता है और वो कहता है कि ए बी को आप हटा के सी और डी को आप ऐड कर दो, सी एंड डी को भी ऐड कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो। तो मेन जो होल्डर होता है उसका नाम हम चेंज नहीं कर सकते। मैनेजर कैन नॉट कंसिडर द रिक्वेस्ट वन ओरिजिनल नेम इज़ नेसेसरी। एक ना एक ओरिजिनल नेम रहना बहुत ज़रूरी है और इसमें किसी भी हालत में ए और बी दोनों को हटाया नहीं जा सकता है। उस केस में अकाउंट को क्लोज ही करना पड़ेगा। प्रश्न है, ए डिपॉजिट हु हैज़ ओपनड हिज
रेकरिंग डिपॉजिट, ये एक डिपॉजिटर है जो रेकरिंग डिपॉजिट करता है 10th ऑफ द मंथ को, तो वो कब उसमें इंस्टॉलमेंट जमा कर सकता है। तो इस केस में आप ये ध्यान रखें कि वो किसी भी दिन, ऐसा नहीं है कि 10 को उसने यदि रेकरिंग डिपॉजिट खोला तो 10 के पहले उसे जमा करना है। ही कैन डिपॉजिट अमाउंट इन एनी डे ड्यूरिंग दैट मंथ, जब उस मंथ में वो नहीं पे करेगा तभी उसको कोई भी पेनल्टी लगेगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है, यो तो टर्म डिपॉजिट हमारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि ये दूसरे के द्वारा हम पेमेंट नहीं ले। निगोशिएबल का मतलब ये होता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हम किसी दूसरों को दें और उसके बिहाफ पे वो पैसा मेरे बिहाफ पे वो उठा ले, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। टर्म डिपॉजिट जिसके नाम से है वही उसमें पेमेंट ले सकता है या कोई भी उसके तहत काम कर सकता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट अंडर टैक्स सेवर एफडी स्कीम कैन बी 1,50,000। बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए इसलिए हमने इसको रिपीट भी किया है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी पेड इन फिक्स डिपॉजिट इफ इट इज डिपॉजिटेड इट फॉर 2 करोड़ एंड एबव। 2 करोड़ से यदि नीचे का है तो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पे किए जा सकते फिक्स डिपॉजिट पे। इसलिए आप देखते होंगे कि आपके बल्क डिपॉजिट में अलग से एक इसके लिए सर्कुलर आता है जिसमें डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट करके दिए जाते हैं, उससे कम में नहीं कर सकते। पहले ये 1 करोड़ था जो बल्क डिपॉजिट अब बढ़ा के 2 करोड़ एंड एबव को कर दिया गया। कैश पेमेंट एबव 20,000 इन केस ऑफ एफडीआर इज रिस्ट्रिक्टेड। 20,000 से ज़्यादा एफडीआर का कैश में पेमेंट हम नहीं कर सकते। किस लॉ के तहत? तो ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269 के तहत हम इसको नहीं कर सकते। वीकर पर्सन ऑफ द सोसाइटी आर मेड अवेलेबल डिपॉजिट एंड लोन सर्विसेज फ्रॉम द बैंक विच इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके डिपॉजिट एंड लोन सर्विसेज को हम देते हैं उसे। To bring unbanked poor family to the banking courts with low cost of product, वो क्या कहलाता है? वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। तो आप ये देखिए डिफरेंट तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन के डिफिनेशन को पूछे जाते हैं एग्जाम में। मिनिमम कैरेक्टर ऑफ पासवर्ड इन पिनेकल इज, पिनेकल में मिनिमम कैरेक्टर कितने होते हैं? वो 6 से नीचे आप पासवर्ड नहीं रखते, कम से कम आपको 6 कैरेक्टर देना ही है पासवर्ड में। ए फ्रॉड ऑफ ₹3 करोड़ विथ नो स्टाफ इन्वॉल्वमेंट इज टू बी रिपोर्टेड टू। यदि स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और 3 करोड़ से ज़्यादा का है तो CBI इकोनॉमिक विंग को हमें देना होगा। CBI इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी यदि 3 करोड़ से ऊपर का है और स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन बैंक इज टू रिपोर्ट टू बोर्ड, बोर्ड को करेंगे कितने पे? 1 लाख से एबव का यदि कोई भी फ्रॉड यदि होगा तो उसे बोर्ड में रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रॉड इज डिफाइंड अंडर, किस सेक्शन के तहत फ्रॉड डिफाइंड करेंगे? तो ये 2 जगह डिफाइंड है, सेक्शन 421 ऑफ इंडियन पेनल कोड और सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दोनों में ये डिफाइंड है। नेक्स्ट है फ्रॉड केस ऑफ ₹40 करोड़ टू बी रिपोर्टेड। 40 करोड़ का यदि कोई फ्रॉड हुआ है तो उसको BSFC CBI को हम रिपोर्ट करेंगे 40 करोड़। और फ्रॉड ऑफ 17.5 करोड़ वेयर टू नो स्टाफ इन्वॉल्वमेंट, ये गलत लिखा गया स्टार्टअप, ये स्टाफ इन्वॉल्वमेंट इज रिपोर्टेड टू, मतलब जहाँ की स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्वेश्चन गलत हो गए हैं इसमें। आप देखिए फ्रॉड ऑफ 17.5 करोड़ है जहाँ की स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको कहाँ रिपोर्ट करेंगे? तो वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ CBI, जैसे कि हमने 3 करोड़ वाला पहले देखा भी था, तो 3 करोड़ से ऊपर का वही रिपोर्ट करेंगे। मंथली कंसोलिडेट रिपोर्ट टू पुलिस इन केस ऑफ हाउ मेनी काउंटरफिट नोट। काउंटरफिट नोट यदि 4 तक है एक पीस में, सिंगल डिपॉजिट में यदि 4 पीस काउंटरफिट नोट यदि डिटेक्ट होते हैं तो वो मंथली कंसोलिडेट में देते हैं। और 5 से ज़्यादा 5 या 5 से ज़्यादा यदि होगा, 4 तक में मंथली जाएगा और यदि 5 से ज़्यादा होगा तो वो हम उसके लिए FIR लॉन्च करेंगे। फ्रॉड ऑफ 1 लाख एंड एबव आर टू बी रिपोर्टेड टू RBI कि कब? तो FMR1 विद इन 3 वीक। जब रिपोर्ट होता है 1 लाख से एबव का यदि कोई फ्रॉड होता है तो FMR1 बना के हमें RBI को रिपोर्ट करना पड़ता है, वो भी विद इन 3 वीक। गार्निशी ऑर्डर इज नॉट अप्लीकेबल टू द मनी इन रिसीव्ड इन द अकाउंट। यदि गार्निशी ऑर्डर तभी तक अप्लीकेबल होता है जब तक कि वो
जिस समय तक रिसीव होता है। उस समय के बाद जब ऑर्डर रिसीव करने के बाद यदि कोई अमाउंट भी जमा होता है तो उस पर गार्निशी ऑर्डर परमिटेड नहीं होता है, जबकि अटैचमेंट ऑर्डर कंटिन्यूस उसके बाद भी यदि आता है तो उस पर अप्लीकेबल हो जाता है। तो गार्निशी ऑर्डर की सबसे ज़्यादा यही है, आपको जानना चाहिए कि यदि रिसिप्ट के बाद अमाउंट रिसीव होता है तो पहले ऑर्डर रिसीव हुआ, उसके बाद पैसा यदि जमा किया गया तो उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। इफ़ नो अमाउंट इज मेंशनड इन गार्निशी ऑर्डर, यदि कोई अमाउंट मेंशन नहीं है तो जितना भी अमाउंट है वो सारे अमाउंट को अटैच कर दिया जाएगा गार्निशी ऑर्डर में। गार्निशी ऑर्डर इज नॉट अप्लीकेबल टू द कैश और डिपॉजिट और डिपॉजिटेड आफ्टर रिसीविंग द गार्निशी ऑर्डर। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए हमने इसको रिपीट किया है। गार्निशीड ऑर्डर इज अप्लीकेबल फॉर क्रेडिट बैलेंस इन ओवरड्राफ्ट। यदि ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट में क्रेडिट बैलेंस है तो उस पर गार्निशी ऑर्डर अप्लीकेबल होता है, लेकिन डेबिट बैलेंस में अप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि वो तो बैंक का मनी है। गार्निशी ऑर्डर इज नॉट अप्लीकेबल टू चेक सेंट फॉर कलेक्शन। यदि कोई चेक कलेक्शन के लिए भेजा गया है, यदि उसकी प्रोसीड आ चुकी है तो उस पर अप्लीकेबल हो जाएगा। यदि वो आपके अकाउंट में आपके इंटरसोल में क्रेडिट हो चुका है तो उस पर अप्लीकेबल होगा, लेकिन जो चेक सेंड किए गया कलेक्शन के लिए उस पर गार्निशी ऑर्डर अप्लीकेबल नहीं होगा। अगला प्रश्न है, गार्निशी ऑर्डर इज नॉट अप्लीकेबल इन कैश क्रेडिट अकाउंट विथ डेबिट बैलेंस, जो कि हमने पहले ही आपको डिस्कस किया कि डेबिट बैलेंस पे यदि कैश क्रेडिट में डेबिट बैलेंस है तो उस पर गार्निशी ऑर्डर नहीं लगेगा। गार्निशी ऑर्डर किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? तो ये सिविल कोर्ट के द्वारा इशू किए जाते हैं। द ऑर्डर इशूड बाय ए कोर्ट अटैचिंग अकाउंट ऑफ डिपोजिटर ऑफ ए बैंक फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इज कॉल्ड गार्निशी ऑर्डर। तो ये डिफरेंट तरह से गार्निशी ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है। गार्निशी ऑर्डर इज अप्लीकेबल व्हेन रिलेशनशिप विथ रिस्पेक्ट टू बैंक एंड कस्टमर इज डेटर एंड क्रेडिटर। मतलब कस्टमर जब क्रेडिटर होगा तभी गार्निशी ऑर्डर अप्लीकेबल होगा। आफ्टर इशूइंग ए गारंटी गार्निशी ऑर्डर बाय कोर्ट बैंक इज रेफर्ड एज गार्निशी। तो उसमें बैंक क्या हो जाता है? यदि गार्निशी ऑर्डर कोर्ट इशू कर देता है तो उस केस में बैंक है वो गार्निशी हो जाता है। नो इंटरेस्ट इज पेड बाय आरबीआई ऑन सीआरआर बैलेंस। सीआरआर बैलेंस पे आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करती है। पब्लिक डेट ऑफिस इज एन ऑटोनॉमस बॉडी एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये होता है पब्लिक डेट ऑफिस, ऑटोनॉमस बॉडी। तो नेक्स्ट है, ए एंड बी हैज जॉइंट अकाउंट विथ मैंडेट ऑफ आइदर और सर्वाइवर विथ नॉमिनेशन एज एक्स। ए डाइड, यदि ए डाइड हो गया तो तब भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ए एंड बी का एक जॉइंट अकाउंट है और उसमें आइदर और सर्वाइवर है। इस केस में पेमेंट जो है वो बी को ही मिलेगा, नॉमिनी का कोई भी रोल इसमें नहीं होगा यदि वो डिपॉजिट अकाउंट है तो। अगला प्रश्न है, एजेंट डाइड एंड चेक, यहाँ भी स्पेलिंग चेक का गलत हो गया है। चेक साइंड बाय एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल कम्स इन क्लियरिंग फॉर पेमेंट। यदि ऐसा आता है तो इट कैन बी पेड इफ अदरवाइज इन ऑर्डर, क्योंकि यदि वो साइन किया हुआ है पहले से एजेंट के द्वारा तो वो पेमेंट होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ इस केस में, डाइट के केस में, सिर्फ यदि पावर ऑफ अटॉर्नी रहता है तो वहाँ पे हमें रोक देना है। अदरवाइज यदि एजेंट डाइड हो गया तो और चेक साइंड बाय एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कम्स इन क्लियरिंग फॉर पेमेंट कैन बी पेड यदि वो ऑर्डर में है तो। बायोमेट्रिक कार्ड कैन नॉट बी इशूड इन डॉर्मेंट एंड इनऑपरेटिव अकाउंट। बायोमेट्रिक कार्ड हम डॉर्मेंट और इनऑपरेटिव अकाउंट में इशू नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, कस्टमर डे इज ऑब्जर्व्ड बाय बैंक वंस इन ए मंथ दैट इज 15th ऑफ एवरी मंथ। स्मॉल लोन्स to lift the poor people with financial support from the bank means माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट के आपका नाम सुना होगा। माइक्रो क्रेडिट किसको कहते हैं? स्मॉल लोन्स टू लिफ्ट द पीपल, पुअर पीपल विथ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, द रेशियो ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल ऑफ आरआरबी। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं उसमें स्पॉन्सर बैंक, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और नाबार्ड, इसके क्या रेशियो होते हैं? तो कैपिटल का 35% स्पॉन्सर्ड बैंक का होता है, 50% सेंट्रल बैंक का होता है और 15% स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसमें नाबार्ड की कोई भूमिका नहीं होती है और नाबार्ड का कोई सब्सक्रिप्शन आरआरबी के कैपिटल में नहीं होता है। 35 स्पॉन्सर बैंक,
50 सेंट्रल गवर्नमेंट और 15 स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है कन्वर्सन ऑफ डीमेट शेयर टू फिजिकल। डीमेट शेयर टू फिजिकल इज कॉल्ड रीमेटेरियलाइजेशन, जबकि कन्वर्सन ऑफ फिजिकल शेयर इनटू डीमेट इज कॉल्ड डीमेटेरियलाइजेशन। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि डीमेट से फिजिकल है तो रीमेटेरियलाइजेशन, जबकि फिजिकल टू डीमेट है तो डीमेटेरियलाइजेशन। तो बाद में डीमेट यदि आता है तो डीमेटेरियलाइजेशन, और पहले डीमेट आता है तो रीमेटेरियलाइजेशन। ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डोर स्टेप बैंकिंग बाय आरबीआई कम्स अंडर द परव्यू ऑफ, किसके अंदर आता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। डोर स्टेप बैंकिंग आरबीआई के द्वारा जो करवाए जाते हैं और भी बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत किए जाते हैं। बैंक नीड नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल बुक इफ कोर्ट ऑफ लॉ सर्टिफाइड कॉपीज आर एनफ एज पर प्रोविजन ऑफ बैंक एविडेंस एक्ट। मतलब यह है कि ओरिजिनल बुक हमें प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोर्ट मांगता है तो कोर्ट को हमें सर्टिफाइड कॉपी यदि हमने दे दिया अपनी तरफ से तो कोर्ट उसको मानेगा, उसको ओरिजिनल कहीं देने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टैम्प पे लिखे इस पे आपने सर्टिफाई करके किसी डॉक्यूमेंट को दे दिया, दैट इज़ एनफ। ओरिजिनल प्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है एन अकाउंट होल्डर हैड डिपॉजिटेड ₹20,000 but the bank credited only 2,000. Subsequently, the bank sent account statement to the account holder. Here, thereafter, the check issued by the account holder was received by the bank in clearing, and same was dishonored with memo insufficient fund. इस केस में यदि 20,000 रुपये का कोई डिपॉजिट किया लेकिन उसके खाते में 2,000 रुपये क्रेडिट हुए, उसके बाद बैंक ने उसको स्टेटमेंट भेज दिया। स्टेटमेंट भेजने के बाद उसने चेक दिया और चेक जो है वो क्लियरिंग में रिसीव हुआ, जो कि डिसऑनर्ड हो गया, और उसमें हमने मेमो लगा दिया इनसफिशिएंट फंड। तो ये हमारी जिम्मेवारी है। यदि ऐसा हुआ है तो उसमें बैंक लायबल होगा, क्योंकि उसने 20,000 जमा किया था और 20,000 के अंदर का यदि चेक है तो वहाँ पर बैंक लायबल होगा। हम ये कह के नहीं बच सकते कि हमने स्टेटमेंट भेज दिया। कैटेगराइजेशन ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल चेन्नई बेस्ड ऑन एवरेज बैलेंस। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एवरेज बैलेंस ऑफ रुपीज़ कितने का होता है? 1 करोड़ इन ऑल डिपॉजिट, चाहे वो SB, CA या टर्म डिपॉजिट बेस्ड ऑन फंड बेस्ड लोन नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा का यदि लोन नहीं है तो भी वो माना जाता है। अदर भी रिस्क कैटेगराइजेशन यदि बेस्ड है तो उस केस में एवरेज बैलेंस इन ऑल डिपॉजिट बीइंग एडॉप्टेड बाय द बैंक एज पर एवरेज बैलेंस इन ऑल SB, TD। यदि 25 लाख है तो लो रिस्क कस्टमर होगा, 25 लाख से 100 लाख तक का है तो मीडियम कस्टमर होगा, और 100 लाख से ऊपर यदि होगा तो वो हाई रिस्क कस्टमर होगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि 1 करोड़ यदि डिपॉजिट है तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में हम काउंट कर सकते हैं। इट में डिफर इन द बैंक टू बैंक, बट एज पर RBI इट इज़ 1 करोड़। और यदि रिस्क कैटेगराइजेशन में हम जाएं तो अप टू यदि 25 लाख है तो लो रिस्क, 25 लाख से 100 लाख है तो मीडियम रिस्क, और यदि उससे ज़्यादा है तो हाई रिस्क कस्टमर माने जाएंगे। अगला है M3। हम किसको कहते हैं? M3 इज ब्रॉड मनी।